Good morning students. Today in this video we will study next topic of 7th chapter, ordinary simultaneous differential equations, from the book Ordinary Differential Equations of Jeevan Sons Publications. First of all, I will start with exercise 7.2. In this exercise we will study differential equations of this type. आप देख रहे हैं कि ये जो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं कि dx अपॉन सम फंक्शन p इज इक्वल टू dy अपॉन सम फंक्शन q और dz अपॉन सम फंक्शन r। यहाँ पर ये जो p, q और r हैं एनी फंक्शन है, ये है एनी फंक्शन इन एक्स वाई जेड वेरिएबल। अब इन्हें सॉल्व करने के इस चैप्टर में यहाँ आप दो मेथड स्टडी करेंगे। जो आपका फर्स्ट मेथड है उसमें आपने क्या करना है, डिपेंडिंग अपॉन पी क्यू आर आपने कोई तीन एलिमेंट मल्टीप्लायर्स, हम इन्हें बोल रहे हैं, क्या वर्ड यूज करेंगे इनके लिए, मल्टीप्लायर्स। आपने ऐसे चूज करने हैं कि जैसे ही आप एलिमेंट से इस पी क्यू आर को कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू क्या बननी चाहिए, जीरो। ठीक है, मैं दोबारा से बता रही हूँ कि ये जो इक्वेशंस आपको गिवन है इसमें आपने पी क्यू आर की वैल्यू के अकॉर्डिंग तीन वैल्यूज एलिमेंट चूज करनी है। ये तीनों कांस्टेंट भी हो सकती हैं, इनमें एक्स वाई जेड वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप किसी मल्टीप्लायर को जीरो भी चूज कर सकते हैं। तो ऐसे ये कैसे चूज करेंगे कि जब डिनोमिनेटर्स को इनसे मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाए, जीरो। तो आपकी बाय प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज ये वैल्यू इक्वल होगी कि आपने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चारों वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल। अब क्योंकि एलिमेंट आपने ऐसे चूज करे हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो क्या बन रहा है, जीरो, तो मतलब न्यूमरेटर भी क्या होगा, जीरो। अब आपको इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर कर सॉल्व करना होगा। ये जो इक्वेशन बनेगी एग्जैक्ट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, जिससे आप जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो आपका वन पार्ट आ जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन का। फिर आप ट्राई करेंगे कि क्या इनसे कोई अलग एल डैश एम डैश एन डैश एक और सेट मल्टीप्लायर का फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिससे ये आपकी वैल्यू क्या बन जाए, जीरो। तो आपका न्यूमरेटर भी जीरो होगा। इस न्यूमरेटर को फिर से इंटीग्रेट करेंगे और आपका एक दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा। जो एक सॉल्यूशन पहले मल्टीप्लायर से आया था और जो दूसरा आया था, दोनों इक्वेशन आपका गिवन इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन बनाएंगे। It may also happen that this is of the form that numerator is the differential coefficient of the denominator। कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे कि ऐसा कोई मल्टीप्लायर नहीं आएगा कि वैल्यू जीरो बन जाए, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर होगा न्यूमरेटर उसका एग्जैक्टली क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव। तो उस केस को भी सॉल्व करने का मेथड हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सेकेंड मेथड की बात करते हैं। सेकेंड मेथड वो केस है कि आपके जो तीन इक्वेशंस हैं इनमें से कुछ दो को अगर आप इक्वल चूज कर लें तो आप इन्हें इजीली इंटीग्रेट करके एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट एनी चूज की वो कॉम्बिनेशन फर्स्ट सेकंड का भी हो सकता है, सेकंड थर्ड का भी हो सकता है और फर्स्ट थर्ड का भी हो सकता है। तो इंटीग्रेट कर कर आप ऐसे दो इंटीग्रल निकाल सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक सेट तो आपके पास मल्टीप्लायर्स का आ जाए और एक सॉल्यूशन आप ऐसे पेयरिंग करके निकाल लें। टोटल वर्क आपको चाहे किसी भी मेथड से करो, आपको ऐसे दो सॉल्यूशन निकालने हैं जो कि कंबाइंड आपको अपनी गिवन सॉल्यूशन का कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे। यहाँ पर इसने जनरल इंटरप्रिटेशन दी है कि इस टाइप की इक्वेशन जो है वो सॉलिड ज्योमेट्री में आप पढ़ते हैं कि जो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टेंजेंट टू ए कर्व प्रोपोर्शनल होते हैं dx dy dz के एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड, यानी कि dx by ds, dy by ds और dz by ds, और डायरेक्शन रेशियोज आपके होते हैं dx dy dz। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इस लाइन को आप क्या पढ़ सकते हैं, ज्योमेट्रिकली द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए सिस्टम ऑफ ए कर्व इन ए स्पेस सच दैट कि जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ऑफ द टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड, डायरेक्शन रेशियोज किसके प्रोपोर्शनल है, पी क्यू एंड आर के।
स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट एग्जांपल। अब जरा ध्यान से देखिए, तीन इक्वेशन थी, dx इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू dz फॉर्म। अब आपने सबसे पहले अपना फर्स्ट सेट ऑफ मल्टीप्लायर चूज करना है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको बाय हिडन ट्रायल ही समझिए करना है। एग्जैक्ट कोई भी ऐसे प्रोसेस नहीं बताई जा सकती, लेकिन बस आप कुछ ट्रिक्स से ध्यान रखें तो आप अपने मल्टीप्लायर्स प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें वाई जेड है तो मैंने पहला मल्टीप्लायर x चूज कर लिया, इसमें जेड एक्स है तो y नहीं है तो y चूज कर लिया, इसमें एक्स वाई है तो मल्टीप्लायर जेड चूज कर लिया। अब देखिए तीनों इक्वेशन लिखी इक्वल टू में, एक्स वाई जेड, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करा और डिनोमिनेटर, जैसे ही आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए एक्स वाई जेड आपका कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा आपका b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। यहाँ पर देखिए पेयर्स में टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, तो यानी कि डिनोमिनेटर बन गया जीरो, तो मतलब न्यूमरेटर भी जीरो होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए कैसे इंटीग्रेशन करना है। ए एज इट इज, एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर बाई टू, बी एज इट इज, वाई का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई स्क्वायर बाई टू, सी की एज इट इज, जेड का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, जेड स्क्वायर बाई टू, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने ले लिया सी डैश। इस टू को हम कॉमन लेके उस टू सी डैश से मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन में अपना नया कांस्टेंट नाम रख देते हैं C1। अब मुझे एक नया सेट ऑफ मल्टीप्लायर चूज करना है। अगर आप ये सोचें कि हम इनमें से किन्हीं दो फैक्टर्स को इक्वल रख लें, तो अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आपने कोई भी दो इक्वल रखे, अगर मैं इन दोनों को इक्वल रखूं तो वैसे डेरिवेटिव है dx और dy, लेकिन ये दोनों एक्सप्रेशन z वेरिएबल भी इन्वॉल्व कर रहे हैं और ना ही इनका इंटीग्रेशन सिंपली हो पाएगा, तो इसको मैं एक वेट वाले मेथड को यहाँ यूज करना अवॉइड कर रही हूँ। अब जरा ध्यान से देखिए नेक्स्ट मल्टीप्लायर कैसे चूज करा, वाई जेड था तो एक्स, जेड एक्स था तो वाई, एक्स वाई था तो जेड। अब यहाँ देखिए, यहाँ बी और सी था तो मैंने ए यूज कर लिया, सी और ए था मल्टीप्लाई में बी, और यहाँ ए और बी था तो मल्टीप्लाई में, तो नया जो मल्टीप्लायर बनाया मैंने ए एक्स बी वाई और सी जेड लिया। आपको ये काम एक्चुअल में क्वेश्चन को देखते नहीं पता चल पाएगा कि मल्टीप्लायर क्या है। पी क्यू आर की वैल्यू अपनी रफ साइड लिखिए और अपनी चॉइस से मल्टीप्लायर्स मल्टीप्लाई करके ऐड करके देखिए क्या आपकी वैल्यू जीरो बन रही है। जिस मल्टीप्लायर पर बन जाए वही चूज करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको करने से जीरो बन गई न्यूमरेटर। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर बाई टू, बी स्क्वायर एज इट इज वाई स्क्वायर बाई टू, सी स्क्वायर एज इट इज जेड स्क्वायर बाई टू। तीनों वैल्यू में से अगर एक वैल्यू भी वेरी कर जाए तो वो आपका न्यू मल्टीप्लायर कंसीडर किया जाएगा। वैसे ही टू साइड मल्टीप्लाई ऐड कैंसिल कर दिया तो आपका ये बन गया C2। आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं इसे नया कांस्टेंट C डबल डैश नाम दे दूं और फिर C डबल डैश इंटू टू को नया कांस्टेंट C2 नाम दे दूं। तो एक आपके पास सॉल्यूशन आया है ये, और एक आपके पास सॉल्यूशन आ गया ये। दोनों सॉल्यूशन कंबाइंडली आपका कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएंगे गिवन इक्वेशन का। नेक्स्ट देखिए आपके पास ये इक्वेशंस गिवन थी। सबसे पहले हमें मल्टीप्लायर चूज करना है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ तीनों टर्म डिग्री 2 में है, यहाँ दोनों टर्म डिग्री 1 में है। डिनोमिनेटर में कहीं x तो इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा तो मैंने मल्टीप्लायर में चूज ही नहीं करा। अब क्योंकि ये तो ऑलरेडी डिग्री 2 में थी, इसे किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री 3 बन जाएगी, तो ये आपकी इन दोनों टर्म से कैंसिल नहीं होगी। तो मैंने फर्स्ट मल्टीप्लायर चूज कर लिया 1, इसे y से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे z से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिंप्लीफाई करके जब ऐड करा तो जीरो बन रहा है। न्यूमरेटर में देखिए इसके साथ x था ही, तो ये आपका x इंटू 1 एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, ये सिंपल एक्सप्रेशन बना। इसको इंटीग्रेट करके आपका फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों को इक्वल रख दूं तो इसमें सिंपल आपका y और z वेरिएबल ही इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप इसको इसलिए इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इन दोनों को इक्वल रखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सारी टर्म एक साइड ले आए। अब देखिए वाई डी वाई इजिली सॉल्व हो सकता है, जेड डी जेड इजिली सॉल्व हो सकता है, क्योंकि y के वेरिएबल के साथ y का डेरिवेटिव है, z के साथ z के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव है। लेकिन इन दो टर्म्स को देखें तो z के साथ डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y और y के साथ डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू z, जिसका आप इंटीग्रेशन ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं। बाय प्रोडक्ट रूल अगर आप इसे खोलेंगे तो आप क्या लिखेंगे, y एज इट इज z का डेरिवेटिव
प्लस जेड एज इट इज वाई का डेरिवेटिव। ये वैल्यू आ गई। अब आपको करना है इसका इंटीग्रेशन, तो y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y वाई स्क्वायर बाय 2, z का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z जेड स्क्वायर बाय 2, डेरिवेटिव है वाई जेड का, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया वाई जेड। कॉन्स्टेंट एडजस्ट करें, ये आपका सेकेंड सॉल्यूशन आ गया। दोनों इक्वेशन कंबाइंड आपका गिवन इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएंगे। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो एक्चुअल में आपके फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें सिंपल मल्टीप्लायर चूज करके आप डिनोमिनेटर को जीरो नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि dx और dy के अपोन में तो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और dz के अपोन में है आपका एल्जेब्राइक फंक्शन। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड बाकी सभी मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। अब देखिए मैंने मल्टीप्लायर्स कैसे चूज करे, 1 1 और 0। z की जगह 0 ले लिया ताकि आपके 1 और 1 से टिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो रह जाए। देखिए अभी तीनों मल्टीप्लायर से यूज करने पर टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो यहाँ रह गए और आपका एल्जेब्राइक साथ में नहीं रहा, ताकि आप इसे इजिली सॉल्व कर सके। अब देखिए 0 यहाँ कुछ नहीं बन रहा, लेकिन जब ये चारों इक्वेशंस इक्वल हैं तो लास्ट 2 भी इक्वल होंगी। तो अब मैं लास्ट 2 को इक्वल रख के सोल्यूशन कर रही हूँ। इससे हमें फायदा ये हुआ कि एल्जेब्राइक फंक्शन एक साइड हो गए और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साइड हो गए। साथ में नीचे x प्लस वाई है तो ऊपर dx प्लस डी वाई है, उसी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव। अब देखिए हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर अब इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो z स्क्वायर का डेरिवेटिव बनता है 2z, तो ऊपर 2 नहीं था तो मैंने 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन करना, यानी कि ये आपका यूं समझिए कि इंटीग्रेशन है dx बाय cos x प्लस साइन x। इस टाइप के क्वेश्चन आपने 11th-12th में इंटीग्रेशन की बेसिक टेक्निक्स में पढ़े हैं कि हम इसे साइन या कॉस का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। साइन और कॉस की वैल्यू सिर्फ अंडर रूट 2 पर ही सेम होती है, तो मैंने क्या करा, इसे अंडर रूट 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आप जरा ध्यान से देखिए अंडर रूट 2 वैल्यू कहाँ पर होती है इनकी, पाई/4 पर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी साइन अंडर रूट 1/2, यूँ समझिए कि ये अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई का तो बाहर है और डिवाइड का दोनों के अपोन में आ गया। ये इसके अपोन का अंडर रूट 2 और ये इसके अपोन का अंडर रूट 2। ठीक है, इस वाले अंडर रूट 2 को मैंने लिख लिया साइन पाई/4 और इसे लिख लिया कोस पाई/4, तो ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो अंडर रूट 2 है इधर न्यूमरेटर में ले आए, यहाँ dx प्लस वाई के साथ ये जो साइन था ये न्यूमरेटर में जाके कोसिकेंड बन गया। अब यहाँ पर इस अंडर रूट 2 से जब इस 2 को कैंसिल करेंगे तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2 आ जाएगा, ये वाला पार्ट सेम और वो पार्ट सेम। अब इंटीग्रेट करते हैं, देखिए जेड स्क्वायर प्लस 1 का ऊपर डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ डिनोमिनेटर। कोसिकेंड का डेरिवेटिव होता है log टेंजेंट एंगल बाय 2, और इंटीग्रेशन के लिए हमने जो कांस्टेंट लेना था, क्योंकि दोनों टर्म में लॉगरिथम था तो वो भी मैंने log में ले लिया। ये टर्म इधर सब्ट्रैक्शन में आ जाएगी, ये वाली वैल्यू log में अंदर पावर में चली जाएगी। log m माइनस log m को log m बाय n कर दिया, टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड log कैंसिल हो जाएगा और ये आपका एक सॉल्यूशन आ गया। अब आपको चाहिए दूसरा सॉल्यूशन, इसी मेथड से दूसरा सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। अब एक आपके माइंड में ये आएगा कि हम ये वाला मल्टीप्लायर जो हम नीचे यूज कर रहे हैं, ये मल्टीप्लायर यहीं पर यूज करके भी दूसरा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या प्रॉब्लम आएगी, अब जरा ध्यान से देखिए। मैं यहीं पर वो स्टेप कर लेती हूँ कि मैंने क्या करा, अब की बार मल्टीप्लायर 1 माइनस 1 और 0 चूज कर लिया, तो ये तीनों इक्वेशंस तो एज इट इज रहेंगी। ये फोर्थ टर्म बन जाएगी आपकी dx माइनस डी वाई, अपोन में आ जाएगा आपका कोस ऑफ x प्लस वाई माइनस में साइन x प्लस वाई। अब आपको लग रहा होगा कि जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट करा ऐसे ही मैं इसको और इस टर्म को लेकर इक्वल रख के ऐसे ही इंटीग्रेट कर दूं, तो वो क्यों पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ x प्लस वाई था तो इस एंगल का ऊपर डेरिवेटिव dx प्लस डी वाई था, तो इस स्टेप पर ये इजिली इंटीग्रेट हो गया। लेकिन यहाँ तो x प्लस वाई सेम रहा, ऊपर अब dx माइनस डी वाई होने से इसका डेरिवेटिव नहीं है, तो ये प्रोसेस अप्लाई नहीं हो सकती।
तो हम क्या यूज करेंगे, मैंने दूसरा मल्टीप्लायर लिखा तो ये तीनों टर्म इसके इक्वल हैं और यहाँ ये तीनों टर्म इसके इक्वल हैं, तो मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो देखिए मैंने इन दोनों को क्या रख लिया, इक्वल। इन दोनों को ही क्यों इक्वल रख रहे हैं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस dy ही कर सकते हैं, साथ में अगर dz रख लें तो ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो मैं अब क्या करूं, x प्लस वाई वाली टर्म सारी एक तरफ कर लेती हूँ। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करूं तो आपका न्यूमरेटर ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो मैंने ऐसे ही किया, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ भी नहीं है तो वन है, वन का इंटीग्रेशन होता है वेरिएबल, वेरिएबल मतलब कि x माइनस वाई, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो इंटीग्रेशन हो गया लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाली टर्म मैं इस साइड ले आई, इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे लॉग में सिंप्लीफाई करना था इसे लॉग ऑफ ई लिख लिया। लॉग ई की वैल्यू क्योंकि 1 होती है तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। लॉग में दोनों वैल्यू प्लस में थी तो उससे क्या आ गई प्रोडक्ट में, बोथ साइड लॉग कैंसिल हो गया, ये और ये जो आपका पहले सॉल्यूशन आया था ये कंबाइंड आपके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्या बन जाएंगे, सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखिए। अब यहाँ भी वही प्रॉब्लम आ रही है कि अगर आप किसी मेथड से मल्टीप्लायर्स निकालना चाहेंगे ऐसे कि आपका डिनोमिनेटर 0 बन जाए, तो ऐसे कोई भी मल्टीप्लायर यहाँ पर आप इजीली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में देखिए ये क्या कर रहा है, ऐसे पेयरिंग बना रहा है, एक बार ले लिया 1 माइनस 1 0, फिर एक को अब की बार x को 0 करके ये 1 माइनस 1 कर दिया। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, 1 0 और -1 ले सकते हैं, 0 की पोजीशन चेंज कर रहा है, एक वैल्यू को 1 रख रहा है और एक वैल्यू को -1, क्योंकि 1 और -1 से जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, इसलिए हम ऐसे सॉल्यूशन कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे सिंपल है। तो एक बार तो फर्स्ट और सेकंड ले लिया और एक बार आपने फर्स्ट और थर्ड ले लिया। मल्टीप्लायर देखिए, अपने मल्टीप्लाई करके दो टर्म्स आई, जब ये सभी आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, इन दोनों को इक्वल रख दिया। डिनोमिनेटर के देखिए फैक्टर बना दिए, पहले इसका फैक्टर a प्लस बी ए माइनस बी, इन दोनों में से z कॉमन y माइनस एक्स, ऐसे ही इस पे फैक्टर लगाया a प्लस बी ए माइनस बी, इन दोनों में से x कॉमन आपका z माइनस वाई। क्या आपका कोई टर्म कैंसिल हो रही है, ऐसे भी आपका कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, दोनों में से y माइनस एक्स कॉमन रख लिया, क्या बच गया x प्लस वाई प्लस जेड, इन दोनों में से z माइनस वाई कॉमन रख लिया, क्या बच गया x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया। अब बोथ साइड देखिए, नीचे है x माइनस वाई, ऊपर उसका डेरिवेटिव, नीचे है y माइनस जेड, ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो बोथ इंटीग्रेशन सिंपल लॉग ऑफ हो गया और प्लस में log c1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया और ये आपका इक्वल आ गया, एक सॉल्यूशन आ गया। अब मैं अपना दूसरा सेट चूज कर रही हूँ, आप चाहें तो अपना सेकंड और थर्ड सेट भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो मल्टीप्लायर्स यूनिक नहीं है। तो इस चैप्टर में आपके सॉल्यूशन की वैल्यू भी यूनिक नहीं होगी। तो मैं इसको फर्स्ट थर्ड से सॉल्व करूँ, सेकंड थर्ड से सॉल्व करूँ, सॉल्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देखिए मैंने फर्स्ट और थर्ड पेयर लिया, वैसे ही दोनों इक्वल आ गए, बिल्कुल सिमिलर टेक्निक से सॉल्व करेंगे, आपका ये सेकंड सॉल्यूशन आ जाएगा और जिससे ये आपका आंसर बन जाएगा। इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। अब हम अपना लास्ट एक्सरसाइज पर आते हैं, सेकंड इंटीग्रल फाउंड विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट। कि कुछ केसेस में क्या होगा, हम नेक्स्ट जो इंटीग्रल है वो फर्स्ट इंटीग्रल की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। तो हम डायरेक्ट इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं, इस एक्सरसाइज का कोई नया मेथड नहीं है। आपके पास ये इक्वेशंस थी, सबसे पहले आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि मैं फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रख दूं, तो देखिए z से z कैंसिल होके dx आ गया माइनस dy के इक्वल, x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस c1, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई c। अब आप देखते हैं कि यहाँ भी आपका मल्टीप्लायर वाला मेथड इजीली यूज नहीं हो पा रहा, लेकिन आप ये देखिए कि x प्लस वाई जो आपके पास आया है वो आपके थर्ड इंटीग्रल में इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ अब आपकी चॉइस है कि आप नेक्स्ट जो स्टेप करना है
वो फर्स्ट और थर्ड को लेकर करें या सेकंड और थर्ड को लेकर करें, उससे आपका आंसर जो भी आएगा दोनों ही आंसर ठीक होंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस के यूनिक आंसर्स नहीं है। अब आपकी बुक में उसने क्या करा हुआ है, फर्स्ट और थर्ड लेकर करा हुआ है। सिमिलर मेथड आप सेकंड थर्ड पर भी अप्लाई करके देखिए, आपका ऐसे ही सॉल्व होगा। अब जैसे ही मैंने फर्स्ट और थर्ड मेंबर लिया तो आप देख रहे हैं कि इसमें y वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव नहीं है। तो जो आपका फर्स्ट आंसर आया है उससे हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो मैंने x प्लस वाई को क्या पुट कर दिया, c1। तो मैं क्या करूं, dx एक तरफ, z जिनमें था वो सारे dz के साथ कर लिए। इंटीग्रेशन कर दे तो dx का इंटीग्रेशन हो गया x। यहाँ पर देखिए z स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का ऊपर डेरिवेटिव है, क्या कमी है, 2 की। तो आप यूं समझ लें कि आपने 2 से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो ये 1/2 तो बाहर रह गया, log ऑफ डिनोमिनेटर बन गया और प्लस में log c। इस लॉगरिथम को आपने सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इधर ले आएंगे और सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ गया ये। अब मेन पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि c1 आपने खुद पुट किया था, तो लास्ट में इसकी वैल्यू रिप्लेस करना कंपलसरी है। अभी तो देखिए मैं log से इधर एक्सपोनेंशियल ले आई, एक्सपोनेंशियल लाने के बाद c2 इधर डिवाइड में ले आए, लेने के बाद c1 की वैल्यू रिप्लेस कर दी। ये आपका रिक्वायर्ड सेकेंड आंसर आ गया। फर्स्ट और सेकेंड आंसर कंबाइंड आपका न्यू सॉल्यूशन बन जाएंगे। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, क्लियरली विजिबल है कि फर्स्ट और सेकंड को जैसे ही आप इक्वल रखेंगे y की एक पावर कैंसिल हुई, इजिली ये इंटीग्रेट होगा और आपका एक सॉल्यूशन आ गया और x की वैल्यू आ गई y इंटू सी। अब जरा ध्यान से देखिए एक्स वाई, या आप यूं भी कह सकते हैं कि x की वैल्यू वाई सी आ गई और y की चाहिए तो x बाय सी आ गई। अब आपकी मर्जी है, इन तीनों में से आप चाहो तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लो, चाहो तो सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लो। आपकी बुक में उसने लास्ट 2 को सॉल्व किया है। तो अब देखिए इसमें जहां जहां आपका x वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि कहीं भी dx नहीं है, आपको उसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है। क्या है उसकी वैल्यू, cy। पुट कर दी सब जगह, ये बन गया cy स्क्वायर, ये बन गया c स्क्वायर y स्क्वायर। इस पूरे में से मैंने y स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बोथ साइड से कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा dy और यहाँ बच गया ये एक्सप्रेशन। अब ध्यान दीजिए ये एक्सप्रेशन एक कांस्टेंट है, तो मैं इसे इस साइड ले आती हूँ, तो कांस्टेंट इंटू डी वाई, तो कांस्टेंट इंटू वाई आ गया, 1/z का इंटीग्रेशन log z और c1 आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हमने ब्रैकेट ओपन कर दी। अब आपके पास देखिए सी वाई किसके इक्वल था, x के, तो जहां जहां सी वाई था मैंने x कर दिया, यहाँ भी ऐसे एक बच जाएगा आपका और दूसरी की जगह आप यूं समझ लीजिए c का स्क्वायर है आपके पास यहाँ, ठीक है। c की वैल्यू है आपके पास यहाँ से x बाय वाई, तो मैं क्या करूँ, c स्क्वायर y को क्या पुट कर दूँ, c इंटू में सी वाई। एक सी वाई की जगह तो लिख दूँ x और दूसरे c की जगह लिख दूँ x बाय वाई। सिंप्लीफाई करके आपका सेकेंड सॉल्यूशन आ गया। फर्स्ट सॉल्यूशन और सेकेंड सॉल्यूशन कंबाइंड आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएंगे। इसके साथ ही ये आपका 7th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।